Yes, dielectric. The next topic is dielectric. Uh, Dielectric basically, you can say it is a non-conductor, है ना? But it have not ये वैसा नहीं होता जैसे कि इसके थ्रू करंट पास नहीं कर सकता या कुछ भी, बट देयर इज सम मटेरियल वी से दैट इट इज अ डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, मैं ये सब्सटेंस को ये इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया है, कोई भी कुछ भी मटेरियल हो सकता है, वट एवर से वट काइंड ऑफ मटेरियल यू कैन चूज। ठीक है, लाइक पेपर हो गया या फिर वाटर ले लिया आपने, वाटर भी इतने ही दूर में है, या ऑयल ले लिया या कोई और भी मटेरियल हमने ले लिया। तो जो भी मटेरियल बना हुआ है दुनिया में वो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर, एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इज एक्चुअली, दिस इज द वाटर, सॉरी, यहाँ पे ओ, फिर ये एच हो गया, दो लोन पेयर हो गया यहाँ पर। अब चूंकि हमें पता है ये, अगर ये वाटर होता तो इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स मिलता, तो बिकॉज ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डू टू व्हाट हैपन, यहाँ पर स्लाइटली जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी तरह से इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। सो यू कैन से दिस चार्ज आर एक्चुअली एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सो ड्यू टू व्हाट हैपन कि इस जो ये एटम्स है वो कुछ डिस्टेंस पे है, तो इसके वजह से क्या होता है कि एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यूं करके बन जाएगा। सो क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज द, वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसी तरह से यहां पर हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो इस मॉलिक्यूल की खास बात यह है कि अगर आप नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, नेट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। so we have net dipole moment of this molecule. Okay, so this kind of molecules is known as polar molecules। और कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सी एच 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 और ये एच कहूं, सो दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। तो कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स वाले होते हैं और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो कम पोलर होगा, जो कम पोलर होगा, जिसके अंदर मतलब मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल का जितना कम होगा, उस टाइप के अगर मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज एक्चुअली वी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो सम मटेरियल हैव नेट डाइपोल मोमेंट और सम मटेरियल हैव नॉट डाइपोल मोमेंट। देखिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, वी हैव नो चार्ज, बट इट हैव नेट डाइपोल मोमेंट। this is also a molecule, but this at this molecule there will be no net dipole moment and no net charge। तो यदि हम ऐसे सपोज वाटर लेते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स in this particular volume। okay, in this volume we have lot of molecules of, अगर हम ये पूरा पानी कंसीडर कर लेते हैं, so we have lot of molecules, so each molecule have some dipole moment, but these dipole moments, because this dipole moment
you can say randomly oriented है, means no have a fix, कोई ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल का एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो जरूरी नहीं है सभी मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, वो रैंडमली होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, रैंडमली है ओरिएंटेड। ओके, कुछ का तो वैसे ही नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कुछ मटेरियल के अंदर, और कुछ मॉलिक्यूल्स का नेट डाइपोल मोमेंट होगा, बट वो सभी के सभी रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट आप इस पूरे सब्सटेंस का निकालना चाहो, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा जीरो, बिकॉज सभी रैंडमली ओरिएंटेड है, तो सब, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी का यदि आप वेक्टर एडिशन करोगे देन यू गेट नेट विल बी जीरो। But when you are actually this type of material, if you place this type of material into a certain kind of field, what field? Electric field. Suppose you are placing this whole material into a external magnetic, external electric field, external electric field. Okay, so if I am going to place this material into external electric field, then what happen? These molecules, suppose we have, this is the net external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हम इसे प्लेस करेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स हैं, ये पहले रैंडमली ओरिएंटेड था, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इस पूरे सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मींस दैट मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड, दिस सब्सटेंस गेट पोलराइज्ड। ओके, सो कुछ ऐसा होगा कि जैसे अगर मैं सिंपल एक, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वी हैव सपोज वन डाइपोल, तो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे होता है, और डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इस डाइपोल को, तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा, यूं करके, यूं करके इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक टॉर्क की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक टॉर्क कैसे करके लगेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, दिस अलाइन along the electric field। और जैसे ही आप फिर से आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे, देन अगेन इट्स कम इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मींस कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, देन इट that electric field applies some torque, that electric torque is applying onto the electric dipole, and that get rotate, and if you remove this field then it come its original position। So same to same, suppose you have this substance, initially what happened, these dipoles are randomly oriented, no have specifically कोई direction fix नहीं है। So in that case, if you try to find out the net dipole moment of this substance, you can say zero, means this is not polarized, no polarized, no polarized means कोई भी पोलराइजेशन नहीं है। बट जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड में रख दोगे, these dipole get orientated along the electric field, along the electric field,
along the electric field, that all get aligned along the electric field. So you can see in this situation, if you find out net dipole moment is not come equal to 0. Okay, so this whole process is known as polarization. This molecule get polarized. You can say this substance get polarized. So this process is called polarization. Polarization means what? Means if you place any kind of material into external electric field, and then net dipole moment of this kind of material not equal to 0, means what? This molecules get polarized. Okay, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि जितने भी इस मटेरियल के अंदर जितने भी आपका ये होगा मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे रोटेट कर जाएं। कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। अगर कुछ मटेरियल जो है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इजिली रोटेट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इजिली आ जाता है, तो वो क्या होगा? ज्यादा पोलराइज हो सकता है। अब कुछ मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स हैं वो जल्दी से जल्दी वो उसको टाइम लगता है, काफी देर लगता है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आने में, तो उसका पोलराइजेशन जो है काफी स्लो हो गया। तो किसी का पोलराइजेशन काफी जल्दी हो जाता है, कुछ डाइपोल्स जो है कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। बट नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वी गेट अ पोलराइजेशन। okay, so whenever we put any kind of material, okay, if we have non polar नहीं हो सकता, पोलर मॉलिक्यूल्स वाले मटेरियल को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, then what happen that net electric torque is acting on the dipole and it aligned along the external electric field. So what is the benefit of this? इसका इससे होगा क्या? इससे ये हो गया कि जैसे ये अलाइंड हो गए, जैसे ये अलाइंड हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन हो गया, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन हो गया। जैसे ये अलाइंड होगा तो सरफेस, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, एक सरफेस पे मतलब एक तरफ जो सरफेस के एक तरफ जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और एक तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। This is the induced charge. Induced charge. This is the induced charge. मीन्स जैसे ही हमने इस मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सरफेस के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, एक सरफेस के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इससे क्या होगा कि इस मटेरियल के अंदर 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 एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जनरेट हो गया। और इसे हम लोग कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मींस अगर हमने यदि हमारे पास अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा था तो ये सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 था और उस टाइम पर इस मटेरियल के अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा और कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। बट जैसे ही आपने इस मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, सो दैट गेट पोलराइज्ड। okay, that get polarized means that we create a net electric dipole inside the material, due to which what happen, the net electric field will be induced inside the material, also some net charges is induced at the surface of this. Okay, so this whole process is called polarization. Okay, is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. One thing is very important. There is a quantity name
you can say polarization vector, polarization vector, that is equal to net electric dipole, net electric dipole divide by net electric dipole induced divided by volume. Means if you have this kind of material and this material have some volume, okay, in that particular volume we have lot of electric dipoles. So if we put this whole material into external electric field, so what happened, net electric dipole is induced. So we have a quantity we defined here, this quantity is capital P, that is polarization vector, and that is P net per unit volume. यस सो अभी तक जो हमने, जैसे अभी तक बेसिकली जो हमने स्टडी की है, हमने जो स्टडी किया था, हमने सभी जगह पे यही माना था, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज यहाँ पे रख दिया हमने माइनस क्यू, या फिर यहाँ पे भी प्लस रख दिया और इनके बीच में फ्री स्पेस था, इसके बीच में फ्री स्पेस था. वी डोंट कंसीडर द मीडियम बिटवीन दिस, ओके, वी कंसीडर फ्री स्पेस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे किसी भी चार्ज की वजह से. सो एवरीवेयर वी कंसीडर देयर विल बी नो material is actually participating. So this all are in free space. But let us suppose if we suppose free space is not possible. So if we have a charge, suppose we have a charge and surrounding of this charge there's a material, let's suppose air. Okay, suppose we have air. So what happened, this air have a lot of molecules, N2, O2, that type of material or other kind of molecules. So whenever we place this charge into the air, what happen, this molecule get polarized. Okay, means air is also get polarized. So what happen, the force, अगर दो चार्ज यहाँ पे था और फ्री स्पेस था तो उनके बीच में फोर्स पहले ज्यादा लग रहा होगा, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये रख देंगे मीडियम, सो व्हाट हैपन, द नेट फोर्स बिटवीन दीज टू मीडियम will be get when medium is placed between these two, so force between these two particle get reduced. Means this medium is come into the picture, means participate with this. Okay, this have some interaction with this charge. Okay, so that's why whatever we calculate the potential due to this charge or electric field at a particular point, so that all get reduced because this medium is also participate. So what our need, this is not so much, sometime it is useful, sometime it is not useful. Okay, so suppose we want to we will see where it is useful or where is not useful. So let's suppose if I am placing this dielectric, means this kind of material between the parallel plate capacitor. Okay, so what happened, so if we are placed this material between the parallel plate capacitor, so what happened, we will see this. So suppose this is the our a slab, we are going to place this material between the parallel plate capacitor, and so what happened, पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों प्लेस करें कोई मटेरियल को, जब हमारे पास वैक्यूम है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर हमें इसकी जरूरत ही क्यों है कि हम क्यों इसको प्लेस करें, इसको प्लेस करना क्यों जरूरी है. इससे एक चीज का बेनिफिट होता है, अगर तुम देखो हवा में, जैसे मेरे पास अगर कोई दो प्लेट है और इस प्लेट को मैं ऐसे रख दूं, तो हवा में रख दिया तो ये जो है इनके बीच का गैप जो है हम इजीली चेंज कर सकते हैं. मींस इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा,
मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होगा, यानी इस कैपेसिटर का जो स्ट्रेंथ होगा मैकेनिकल, इस पे थोड़ा सा भी फोर्स वगैरह लगेगा तो ये गैप वगैरह चेंज हो जाएगा इनके बीच का, जिसकी वजह से इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ये जो चार्ज स्टोर कर सकता था, ये जो एनर्जी स्टोर कर सकता था, वो नहीं करेगा। तो व्हाट हैपन, द फर्स्ट पर्पस इज टू व्हाट वी इफ वी प्लेस्ड, अगर हम इसको प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर के बीच में, सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ also. Second advantage is to actually it increase the capacity, means पहले अगर ये मीडियम नहीं रखूंगा, अगर ये मीडियम नहीं रखूंगा तो इस कैपेसिटर के, ये जो कैपेसिटर जितना चार्ज को स्टोर कर सकता था, जो एनर्जी को स्टोर कर सकता था, इसके कंपेयर में ये वाला कैपेसिटर ज्यादा कर पाएगा जब हम मटेरियल को रखेंगे। एंड दैट वी विल डिस्कस कि हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज इफ वी प्लेस्ड a certain kind of material between these two. Okay, so suppose this is the material we are going to place between this parallel plate. So we know that on this plate we have a positive charge, or in this plate we have a negative charge. When we connect this by external source, suppose मैं इसको external source से connect कर देता हूं, तो ये होगा, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके इससे कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे और इस स्लैब को इसके अंदर रखेंगे तो होगा क्या, इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इंड्यूस होगा, मींस दैट ऑल मॉलिक्यूल गेट अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट होगा। सो व्हेन वी प्लेस दिस इनटू दिस, ऐसे करके हमने प्लेस कर दिया, सो दिस द एक्सटर्नल, यू कैन से ई एक्सटर्नल और ई नोड कह सकते हैं इसको, मैं ई नोड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जैसे ही रखेंगे इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स हैं दैट गेट अलाइंड, यहां पर नेगेटिव ऐसे करके अलाइंड हो जाएंगे। So we have here net negative charge will induce on this surface, net negative charge induced on this surface, and net positive charge induced on this surface, due to which have what happen, there will be an induced electric field. We have an induced electric field, induced electric field. So electric field between the parallel plate get reduced, बिकॉज यू कैन सी, जब हम अगर ये प्लेट, ये स्लैब नहीं रखेंगे, ये स्लैब नहीं रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट के बीच में है वो ई नोड है। बट जैसे ही आपने स्लैब रख दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट हो गया अंदर में। तो अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें कि कैपेसिटर के बीच में क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट जब नहीं, ये स्लैब जब नहीं रख रहे थे तो कितना था, ई नोड था, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो पहले से कम हो गया। तो पहला चीज हमने देखा कि यदि किसी भी मटेरियल को, यदि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसको हम डाइलेक्ट्रिक ही कहेंगे, बशर्ते ये सिर्फ कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो यदि इसको हम रख देते हैं तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ नेगेटिव क्यूपी कह रहा हूं और इसको प्लस क्यूपी कह रहा हूं। तो ये ई नोड आपको पता है, ई नोड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, यहां जब हम प्लेट नहीं रखते, ये जब हम स्लैब नहीं रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन सरफेस एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने देख लिया था। और जब हम ये रख दे रहे हैं स्लैब को तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, you can say that is equal to, that is equal to charge on this, that is
QP अपॉन A एप्सिलॉन नोड। मींस चार्ज सारा का सारा इस प्लेट में, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जो भी मटेरियल इसके अंदर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस सरफेस पे आ गया। मींस अब यहां पर कुछ नहीं है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दैट इज इक्वल टू QP बाय A एप्सिलॉन नोड। ओके, नाउ अब अगर हम ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता है कि इसके बीच में जो यहां पर जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा ये है, और प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड D इज अ गैप बिटवीन दिस, D इज अ गैप। So can I write V is equal to E net into D? This is the relation between electric field and the gap between these two. We can write this thing. Yes, sir. Okay. माइनस आता है ना? ठीक है। नो नो, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई ये नहीं है। V इक्वल टू ई नेट इंटू में D। अच्छा, मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो पुट कर रहा हूँ, ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई नोड के बदले ले सकते हैं हम लोग Q बाय A एप्सिलॉन नोड माइनस QP अपॉन A एप्सिलॉन नोड। यस, वेर ई नेट इक्वल टू हमारा जो आया है वो आया है यहां पर ई नेट। ओके, वन थिंग दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, अभी जैसे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है वो पहले से कम है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो गया। जब हम मटेरियल नहीं रखेंगे तो ई नोड था, और जब मटेरियल रख रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जा रहा है by some factor where K is your dielectric constant, is called dielectric constant। K को हम कह सकते हैं dielectric constant, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों मैं कह रहा हूं कि देखो, जब अगर हम यहां पर स्लैब रख दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से कम हो गया है। पहले ई नोड था, बट अब जो है ई नोड माइनस ई इंड्यूस्ड है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस। सो वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस, पहले से कम हो गया है बट बाय सम फैक्टर। यहां पर ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। सो नाउ इफ यू पुट दिस रिलेशन हियर, सो ई नोड यू कैन से, ये वैल्यू अगर हम पुट करें यहां पर, ई नोड, ई नेट इक्वल टू ई नोड इंटू के, सो ई नेट इंटू के इज इक्वल टू ई नोड है, और ई नेट को हम लोग लिख सकते हैं, ई नेट को लिख सकते हैं यहां पर V बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इनटू D, वेर ई नोड को लिख सकते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नोट। सो Q इक्वल टू, यू कैन से Q इक्वल टू A K इंटू A एप्सिलॉन नोट इंटू D इंटू V। नाउ this thing is constant, these things are constant, so we can say Q equal to C into V, where C is equal to K A epsilon naught into D। remember one thing, K की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। अगर आप, क्योंकि देखो यहां अगर 1 से छोटा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, अगर 1 से छोटा हुआ, जैसे 1 से बड़ा हुआ सपोज 2 3 4, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अगर 0.1 पुट करोगे, 0.2 पुट करोगे तो ये बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं 5 बाई 0.1 तो ये 50 हो जाता है, बट अगर मैं 5 बाई 2 कहूंगा तो दिस इज 2.5।
तो k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो यू कैन सी वन थिंग हियर कि इलेक्ट्रिक जैसे ही हमने स्लैब रखा, स्लैब के रखने की वजह से जो कैपेसिटेंस हो गया वो k टाइम्स हो गया. जब स्लैब नहीं रखते थे तो कैपेसिटेंस होता था k इंटू में सॉरी k नहीं, a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होता था, जिसे हम लोग सी नोड कहते थे. तो दिस कैपेसिटेंस इज एक्चुअली इंक्रीज बाय अमाउंट k, by amount k means when we placed some kind of material between the parallel plate, so what happened, the capacity of the capacitor will get increased. मीन्स कैपेसिटी का मतलब क्या था, चार्ज कितना वो स्टोर कर सकता है. मैंने बताया था सिलेंडर से उससे जैसे कि मैंने कहा था कि याद करो कि पानी की टंकी है, ऐसे करके बोला था. अगर मुझे इसके अंदर कितना चार्ज, इसके अंदर कितना पानी स्टोर करा सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन इट्स कैपेसिटी. सेम टू सेम अगर मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं तो उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा. तो अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो इसमें हम ज्यादा चार्ज स्टोर करा सकते हैं. सेम टू सेम यहां पर एनालॉजी है. मैं साइज, यहां पर हमारे पास कैपेसिटर है और हम कैपेसिटर के साइज को कैपेसिटर के साइज के साथ चेंज नहीं करना है. हम ना तो ए को चेंज करना चाहते हैं ना डी को चेंज करना चाहते हैं, हम इसको फिक्स रखना चाहते हैं. बट हम चाह रहे हैं कि ये ज्यादा चार्ज को यहां पर, ये जो चार्ज यहां पे इंड्यूस हो रहा है, यहां पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो प्लेट के ऊपर ज्यादा हो. मींस ये ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखे. वो तभी हो पाएगा जब आप यहां पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हो. तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से क्या हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है. डाइलेक्ट्रिक के, रिमेंबर वन थिंग, मैंने देखो डाइलेक्ट्रिक को रखने की वजह से वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा. वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा. हमने पहले भी बैटरी लगा रखी थी वी वोल्ट की, और जब स्लैब को रख देंगे तब भी वी ही रहेगा. मींस वोल्टेज डज नॉट गेट इफेक्टेड. वी नॉट इफेक्टेड, वी इज नॉट इफेक्टेड, वोल्टेज not affected by placing इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लेसिंग. अभी क्वेश्चन इसी पे बनेगा, इसी ये जो प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मींस कैपेसिटी से वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, हम अगर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो होगा कैसे, बाय चाहे तो डाइलेक्ट्रिक यहां पे इंट्रोड्यूस कर दें, चाहे इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें, या इनके बीच का गैप कम कर दें. ठीक है, ओके, Yes, sir. यस यस, ओके. नाउ अब अगर हम चार्ज को भी बढ़ाना चाहते हैं तो दो तरीका है चार्ज को बढ़ाने का. सपोज ये जो मैं चाहता हूं कि ज्यादा चार्ज को स्टोर करके रखेगा कैपेसिटर, इसको बढ़ाने का भी दो तरीका है. चाहे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दो, ठीक है, मींस मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया. ओके, या फिर मैं कैपेसिटेंस के साथ कोई चेंज में नहीं ला रहा हूं, अगर वोल्टेज इसके अक्रॉस जो अप्लाई कर रहे हैं अगर उसको बढ़ा देंगे तो चार्ज जो है वो चेंज हो जाएगा. सो चार्ज हैव रिलेशन विद वोल्टेज एंड वोल्टेज हैव रिलेशन विद चार्ज. ओके, बट कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है. इट डिपेंड ओनली ऑन शेप, साइज एंड मटेरियल, वट एवर मटेरियल यू कैन पुट हियर. Okay, so this is the one advantage when we placed a capacitance. पहला advantage ये हुआ कि that provide mechanical strength, also it increase the capacity of the capacitor. Okay, now second question is that how much charge is induced, how much charge get induced into the material. Question दूसरा पूछ सकता है आपसे, how much charge is induced. Now can you calculate this charge, how much induced, how much this charge, put all the value here. Okay, whatever you get the value you have to put. तो यहां पे हमने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नोड बाई के है. सो इफ यू पुट ई नोड बाई के, ई नेट इक्वल टू ई नोड वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड. तो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, ये आएगा ई नोड बाई के माइनस में ई नोड, या इसको प्लस कर देते हैं, इसको ऐसे करूं मैं,
E induced इज इक्वल टू ई नोड माइनस में ई नोड बाई के। तो ई नोड यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं 1 माइनस 1 बाई के। नाउ ई नोड इज इक्वल टू ई नोड इक्वल टू E node equal to Q by A epsilon node, where E induced equal to QP by A epsilon node. So ये आ जाएगा आपका QP by A epsilon node, ये हो जाएगा Q by A epsilon node 1 minus 1 by K. So A epsilon node से A epsilon node cancel, QP is equal to आपका आ जाएगा Q into 1 minus 1 by K. So the charge induced into the capacitor, यहां पर इसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट। ओके, अगर ये वैल्यू के की वैल्यू बहुत कम हुई, मतलब बहुत कम हुआ के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हुआ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम किस मटेरियल का होता है? लाइक सम काइंड ऑफ, जैसे अब आपका कोई मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, कोई मेटेलिक बॉडी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ कम हुआ, यानी सपोज मैं एक ले लेता हूं, ऑयल ले लेता हूं और वाटर ले लेता हूं, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? हम वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, पोलर होगा ना मॉलिक्यूल। यस, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर ऑयल। ओके, क्योंकि ये ज्यादा पोलराइज हो जाता है एज कंपेयर टू दिस। सो जिसका के ज्यादा होगा उसके अंदर, के ज्यादा हुआ तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये चीज क्या आ जाएगा, जब के ज्यादा होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज्यादा। मींस चार्ज इंड्यूस उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, सो सिंपल, जो जितना पोलर होगा उसके अंदर चार्ज इंड्यूस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और उसका बेनिफिट ये होता है कि वो क्या कर देता है, अगर इसको आपने कैपेसिटर के बीच में रख दिया तो वो उसकी कैपेसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बट हाँ, स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो ही क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज, उसको वो कम कर देगा। ओके, यस सर। so this chapter is actually finished. हाँ, पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो, by placing a solid dielectric between the capacitor solve three or have three, have solve नहीं, have three major function. First, it solve the mechanical problem of maintaining two large plate seat at very small separation without actual contact. विदाउट Actual contact. Any, दूसरा point, any insulating material when subjected to sufficiently large electric field experience a partial ionization सर सफिशिएंटली
sufficiently large electric field, sufficiently large electric field experience a partial ionization that permit conduction through it. This phenomena is called dielectric breakdown. Is called dielectric breakdown. Try to understand this thing. What happened? Means suppose you have a material. Suppose just अभी मैंने जैसे बोला, you have a material. Suppose any kind of material, है ना? Like suppose you have air, है ना? यहाँ air है, and this you have a conductor. Okay, and we placed some charge over this conductor. Okay, so we know that the surface charge density here become very high. Surface charge density become very high because यहाँ पे point है. So we know that surface charge density is Q by A. So if the surface area is very small, here pointed है ये, surface area is very small, then the surface charge density become very high. और surface charge density बहुत high होने का मतलब क्या होगा? इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, that become very high. So if electric field become very high, and if you place any non-conducting body or like suppose air या कुछ और टाइप का कुछ भी डाल देते हो यहाँ पे, so what happen? That get polarized. But polarization भी क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा. जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें करंट नहीं पास कर सकता था, उसमें भी क्या हो जाएगा? करंट पास करना स्टार्ट कर जाएगा. मीन्स that non-conducting body behave like a conductor. Non-conducting body behave like a conductor. Okay, so this type of phenomena is called dielectric breakdown. Dielectric breakdown means what? यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक बात और आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सपोज मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है और मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाया V, तो V इक्वल टू होगा Q बाय C नोड. बट वहीं पर मैंने इस कैपेसिटर के अंदर रख दिया डाइलेक्ट्रिक और इसके अक्रॉस लगाया वोल्टेज V. तो ये होगा Q बाय K इंटू C नोड. नाउ यू कैन सी अब जो है कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है, बट अभी भी मैं वोल्टेज V ही लगा रहा हूं, है ना? V ही वोल्टेज लगा रहा हूं, बट कैपेसिटेंस क्या कर गया है? V. तो मैं यहां पर इसके पहले मैं यहां पर मैक्स देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूं वो मैक्सिमम जो है हम इतना अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते. बट मैं चाहता हूं इससे ज्यादा, जैसे मैंने 10 वोल्ट लगा दिया, अब मैं चाहता हूं 10 वोल्ट से ज्यादा लगाना चाहता हूं, मैं 10 वोल्ट से ज्यादा लगाना चाहता हूं, मैं सपोज 15 वोल्ट का लगाना चाहता हूं बैटरी. तो 15 वोल्ट का तभी लगा पाऊंगा जब मैं यहां पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूंगा. डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पर यहां पर जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे वो ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं यहां से बैटरी, अगर मान लो मेरे से कि वोल्टेज चेंज हो गया इसके बीच में, वोल्टेज नहीं, मतलब हम जो अप्लाई कर सकते हैं यहां पे जो बैटरी लगा सकते हैं वो ज्यादा वोल्ट का लगा सकते हैं, और जितना ज्यादा वोल्ट का लगाएंगे उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा स्टोर करा सकते हैं हम लोग. बट हर एक कैपेसिटर की, जैसे मैंने कहा कि वोल्टेज लगाने से बेनिफिट क्या, वोल्टेज लगाओगे तो उससे क्या होगा? वोल्टेज लगाने से यानी जैसे ये पैरेलल प्लेट है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. और यहां पर अगर सपोज कोई मटेरियल रखा हुआ है हमारा, ऐसे करके कोई मटेरियल रखा हुआ है, अब हम V को बढ़ाते जा रहे हैं, V को बढ़ाते जा रहे हैं, मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते थे? इतना कर सकते थे, Q बाय K C नोड, ये कर सकते थे, बट इससे भी ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया.
तो ये वाला मैटर इतना पोलराइज हो जाएगा, इतना पोलराइज हो जाएगा कि इसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर जाएगा। मींस आप जानते हो ना कि अगर मेरे पास सपोज कोई ऐसे प्लेट है और यहां पे मैंने इंसुलेटिंग बॉडी डाल रखा है, तो करंट नहीं जाएगा इसमें से, अगर भले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो करंट नहीं जाएगा। बट अगर मैंने बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, देन दिस नॉन कंडक्टिंग बॉडी बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग बॉडी. So if it behave like a conducting body, then current will pass through it. Current will pass through it. Okay. Yes. And this phenomenon is called dielectric breakdown. Okay. So ये कैपेसिटर का, फिर ये जो कैपेसिटर का जो पर्पस था एनर्जी स्टोर करने का, goes out. Means that does not store any energy. Okay. It only dissipate the energy in the form of heat. So we can apply the maximum voltage. It depend upon डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि कितना मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वी कैन अप्लाई मोर एंड मोर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके. यस. तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. using the dielectric we can increase maximum potential difference between the capacitor plate. We can increase the maximum potential difference between the capacitor plate. Okay. So means potential difference जो हम बढ़ा सकते हैं वो डिपेंड करेगा कितना हम उसके अंदर किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके. नाउ लास्ट पॉइंट यू हैव टू राइट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. The capacitance of the capacitor of a given dimension is greater when there is dielectric medium between the plate. When there is dielectric medium between the plate. That is I discussed. Okay. So that is what our the main purpose. Now okay, so let's see some problem. Let's see some problem. So suppose we have a capacitor like this. Okay. पूरा जब हमने देखो ये अगर मैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है कि ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. नाउ वी ओनली इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक, बट यहीं तक, पूरा जगह पे नहीं गया. ये हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया है, दिया है यहां पर, इनके बीच का टोटल गैप मान लो D है, बट हमने जो डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है उसका थिकनेस जो है वो T है. ठीक है. तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? मींस अगर हमने सपोज पहले यहां पे हमारे पास ये स्लैब था, बट इसका साइज, इसका जो गैप, इसका जो थिकनेस था, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली इक्वल टू द गैप बिटवीन द parallel plate capacitor. So we say that the capacitance of the capacitor become K into A epsilon naught by D. But suppose मैं पूरा नहीं, इतना ही जो है पोर्शन जो है डाइलेक्ट्रिक का प्लेस करता हूं, बट इसका गैप जो है कैपेसिटर का D है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कोई बताएगा कैसे हम इसको करें? पैरेलल प्लेट और ये सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, सेम टू सेम एनालॉजी है. देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं यहां पर चार्ज कहता हूं Q है, तो यहां पे -Q चार्ज होगा, बट
यहां पर जो इंड्यूस होगा, यहां पे जो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू पी, और यहां पर इंड्यूस होगा प्लस क्यूपी, प्लस क्यूपी. ओके, सो नाउ टेल मी द पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, यू कैन सी यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इसके यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कुछ V1 होगा. अब यहां पर चूंकि कोई भी मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V2 होगा. सो यू कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका सेम नहीं आ रहा. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो सेम नहीं आ रहा. ये V1 है और ये V2 है. ओके, यस सर. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम ना हो तो इसका मतलब ये क्या होगा, कौन से में होगा, ये सीरीज में होगा. मींस हम ये कह सकते हैं दिस इज बिकम वन कैपेसिटर, दिस बिकम वन कैपेसिटर, एंड दिस गैप ये जो है वो एक अलग टाइप का कैपेसिटर बन गया, जिसके इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है, Q. यहां पे कितना चार्ज है, माइनस Q. और इसका ये वाला जो फेस, इसका अंदर वाला जो ये वाला फेज है, इस पे प्लस माइनस QP, थोड़ा सा एक फेस पे माइनस QP और एक ये QP. अभी आप देख सकते हो नेट चार्ज जो है इसके ऊपर पहले भी जीरो था, अब भी जीरो ही है. सो दिस बिकम इनटू द सीरीज. तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूं तो इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा K, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू में A इज अ सरफेस एरिया अपॉन में थिकनेस. These two surface become almost this behave like a capacitor, क्योंकि अंदर में अब कुछ नहीं है. जैसे हम यहाँ पे मैंने बताया ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्लेस्ड कर रहे थे इस डाइलेक्ट्रिक को, तो सारा चार्ज इधर आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो इस बीच में कुछ भी नहीं रहता. सो ये जो है अलग कैपेसिटर की तरह ही बिहेव करने लग गया, सेम टू सेम. यहाँ पर चूंकि यहाँ फ्री स्पेस है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा C2 दैट इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A बाय, इनके बीच का गैप जो है D माइनस T. सो द C इक्विवेलेंट यू कैन से C इक्विवेलेंट 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this is equal to 1 upon C1 is this is T K epsilon node into A plus D minus T upon epsilon node into A. So इसी को थोड़ा और सही से लिखते हैं, तो 1 by C equivalent हम कह सकते हैं that is 1 by epsilon node into A D minus T plus T by K. करेक्ट? यस सर. यस, ये डायरेक्ट आता है तो उसे थोड़ा देखना है. अब मान लो मैं एक और सिचुएशन देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट हम जो यहाँ पे स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, ये पहले यहाँ पे ऐसे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया. इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T3 है, इस तरह से बहुत सारे होंगे इसमें. और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 हो गया. तो अब अगर मुझे C इक्विवेलेंट फाइंड करना हो इसका, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड इनटू A. टोटल गैप जो है वो D है, टोटल गैप D, सो D माइनस इसका थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3 डेस Tn तक प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय
K2 dash Tn by Kn. Correct? Any follow? Yes, simple. Now, there is another situation. Suppose we have this parallel plate and we introduce the slab in this way. And the surface area of this portion is A1, and the total surface area, or you can say this total surface area if A, so the surface area इसका क्या हो जाएगा, A minus A1 हो जाएगा, और इसका total gap जो है वो D हो जाएगा. So in this case, what is the capacitance of this, equivalent capacitance of this capacitor? Suppose if the dielectric constant is K1. Okay. Yes, sir. So how we can solve this question? कैपेसिटर होगा. क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इस स्लैब को ध्यान से देखो तो इसके अक्रॉस ये यहाँ पे ये प्लेट है दोनों, तो यहाँ का अगर पोटेंशियल मैं V कहता हूँ, यहाँ का 0 कहता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V ही आ रहा है. और नीचे वाला पोर्शन जो है उसका भी ये प्लेट 0 पे, ये पोटेंशियल V पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही आ रहा है. इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन अगर मैं एक कैपेसिटर बनाता हूं और ये नीचे वाला भी एक कैपेसिटर बनाता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में देखो V ही आ रहा है. इसका मतलब ये दोनों जो है आपका, मैंने इसको एक कैपेसिटर बना दिया ऊपर वाले पोर्शन को, इसी तरह से एक नीचे वाले पोर्शन को कैपेसिटर बना दिया, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 एंड दैट इक्वल टू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय A, सॉरी A इंटू में A1 इंटू में अपॉन में D. इसका हो जाएगा C2 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, सो एप्सिलॉन नॉट A बाय A माइनस A1 बाय D. तो इस वाले केस में जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू C1 plus C2. So एप्सिलॉन नोड अपॉन D इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, A माइनस A1 प्लस K1 इंटू में A1. गॉट इट? ओके. ओके, आगे बढ़ू. नीट में आया हुआ है तो ये इसको ट्राई करना है, तो सब एक बार ट्राई करेंगे. भगवान का नाम ले लेना, ट्राई कर देना. ये वोल्टेज हो गया V, यहाँ पर ये हो गया 0, और पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और यहाँ पर हमने एक स्लैब रख दिया यूं करके. ओके, एक और ये स्लैब रख दिया यूं करके, तो इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ. ठीक है, ये हो गया, और इसे अलग से ये 3 डाइलेक्ट्रिक रख दिया. ठीक है, ये थिकनेस हो गया यहाँ से यहाँ तक T, ये भी थिकनेस हो गया T, और यहाँ का जो सरफेस एरिया है इतने पोर्शन का वो A, और ये भी क्या है आपका A. तो C इक्विवेलेंट इस वाले में क्या होगा, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है. एक और सवाल, ये आपका पैरेलल प्लेट ऐसे करके है. यस, और हमने यहाँ पर एक स्लैब रख दिया यूं करके, और एक स्लैब ऐसे करके रख दिया, और एक स्लैब जो है ऐसे करके रख दिया यूं करके. ओके, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है
ये पॉइंट बी हो गया, ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये K3 हो गया, ये आपका थिकनेस हो गया T1, ये हो गया T2, और ये सरफेस एरिया हो गया आपका A/2, और ये हो गया आपका A/2। सो इस वाले का कैपेसिटी कितना होगा ये बताना, ठीक है। एक सवाल और, तो ये हो गया हमारा, ये एक पैरेलल प्लेट ऐसे करके है, देखो ये नीट में ये सब पूछ चुका है, तो अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये वाला पूछेगा, पूछेगा ऐसे करके, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है बट कुछ इस तरह से रखा हुआ है, यस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ तक T है, और सरफेस एरिया A है, तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, ओके, so solve this problem, okay, so tomorrow onward we start कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, डाइलेक्ट्रिक पे क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चंस, पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं बता दूंगा। सो ये है, तो P है प्लेट और ये Q प्लेट है, और ओके जस्ट मैं इसको दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, रीड प्रॉपरली। क्या कह रहा है कि देयर इज अ टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका दे रखा है K2, ओके, सो आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो गैप है उनके बीच में ग्राफ बताना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए अभी जैसे मैंने बोला, जहां फ्री स्पेस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे डाइलेक्ट्रिक होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ओके, है ना, Yes, sir. यस। तो यहां पे देखो, ये जो P और ये डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में ये वाला और ये जो P है, इसके बीच में फ्री स्पेस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह से यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्री स्पेस है, एज कंपेयर टू जहां डाइलेक्ट्रिक है, मींस इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और यहां पर ज्यादा होगा, ओके। Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपको पता है, दैट इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नोट होता है ना, कैपेसिटर के बीच में। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन ओनली ऑन व्हाट, दैट डिपेंड अपॉन चार्ज, कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ रहा है, और दूसरा सरफेस एरिया कितना है। तो अगर आप इधर ये वाला रीजन देखोगे, ये वाला रीजन, इस रीजन में इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस Q है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो A है। उसी तरह से अगर ये वाला रीजन देखोगे तो इस पे चार्ज क्या है, माइनस Q है, बट मैग्नीट्यूड तो Q ही है, और जो सरफेस एरिया है वो आपका A ही है। मींस इस जगह पर और इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा और बराबर होगा, ज्यादा होगा और बराबर होगा, पहला केस, एज कंपेयर टू यहां और यहां पे, ठीक है। तो अब Yes. यहां पे देखो, ये वाला पोर्शन दिखा रहा है, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला लास्ट के दो पोर्शन दिखा रहा है, यहां तक जो ये दिखाया है इसने, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दिखा रहा है लास्ट के पोर्शन में, जो कि कम दिखा रहा है, 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 जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो पहले ही गया क्वेश्चन, ऑप्शन, ठीक। Yes, sir. उसके बाद देखो यहां पे भी फ्री स्पेस है, यहां पे भी फ्री स्पेस है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्री स्पेस है, तो अगेन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे जो होगा यहां पे होगा, वो सेम होगा और ज्यादा होगा। तो ये देखो, ये भी फिर से ये बताया है कि यहाँ पर लास्ट वाला जो है, ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अनइक्वल है, इस जगह पे तो बराबर है, बट ये जो अंदर वाले जगह पे है यहाँ पर,
देखो ये दिखा रखा ना कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा जबकि कम होना चाहिए, तो ये वैसे भी ऑप्शन गलत। उसी तरह से ये वाला ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, देखो यहां पर यहां पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिखा रहा है और इन दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम दिखा रहा है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये हो सकता है आंसर। उसी तरह से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम, देखो कम दिखा रहा है, और इन सब जगह पे बराबर दिखा रहा है। बट यहां पे देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका K1 है और इसका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो इन दोनों के बीच में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम तो होगा, फ्री स्पेस से कम होगा, बट इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम नहीं है। यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहाँ का K2 है। ओके, Yes, sir. सो आप देखो यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप अगर सेम नहीं तो मतलब बराबर नहीं होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे बराबर कर रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो बच क्या गया? सी। C option. तो देखो कहीं ये जो एक चीज यहाँ पर इज द क्वेश्चन, ए टॉय कार ऑफ चार्ज Q, a toy car with charge Q move on frictionless horizontal plate surface under the influence of uniform electric field. Okay, okay, due to the force QE. Okay, its velocity increase from 0 to 6 meter per second. Okay, in 1 second. Okay, at that instant direction of electric field is reversed. Car continues to move for 2 more seconds under the influence of electric field. Okay, so the average speed or average velocity of the car between 0 to 3 seconds respectively. See, this is not a question, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ इसका उतना ज्यादा नहीं, मतलब दे दिया है, बट ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल जो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था. सो दिस इज द व्हाट यू हैव, सपोज दिस इज अ रोड और यहां पर आपका एक टॉय है, सपोज दिस द टॉय, जैसे से बोल रहा है वैसे से करेंगे. इसके ऊपर चार्ज जो है वो Q है और हमने ये जो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. Uniform means at each place when this will be moved, it experience same electric force because the electric field is uniform. So if this will be moving into this electric field, so here what happen, electric force is acting over the toy, that is Q into E. इसने क्वेश्चन में बोल भी दिया है वो लगेगा, सब कुछ दे दिया. Okay, now what say that कि its velocity initially it have zero velocity means u is equal to 0 meter per second, but its velocity become 6 meter per second. 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है इसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद. कितने सेकंड में? 1 सेकंड के अंदर. ओके, सो एट t इक्वल टू 1 सेकंड, at t equal to 1 second, this is at t equal to 0, so here velocity become 1 meter per second. so कह रहा है फिर उसके बाद क्या होता है, चार्ज वही रहता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. डायरेक्शन पहले इधर की तरफ था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे जाकर के इधर की तरफ हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स अब जो यहां पर एक्ट करना लग जाएगा वो इधर की तरफ एक्ट करने लग जाएगा, Q into E. ठीक है. ओके, नाउ एट दैट इंस्टेंट द कार मूव फर्दर for 2 more seconds. Car is continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. Okay, इस फील्ड के अंदर ये और 2 सेकंड तक मूव करता है और आपसे एवरेज स्पीड पूछा है. अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि इनिशियली अगर स्पीड इसका 0 है और इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हुआ है और इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो 1 सेकंड लगा है,
तो कोई मुझे बता सकता है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो फोर्स कांस्टेंट लग रहा होगा ना, यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई एंड दैट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1, यस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो पहले बात समझो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है और एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड का मतलब है, एवरेज स्पीड का मतलब है, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। तो 1 सेकेंड में, अब देखो 1 सेकेंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, कैसे निकालेंगे? S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर से। तो पहले 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यूटी 0 है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 1 है, टाइम कितना लग गया आपका? 1। सो दिस इज, और एक्सेलरेशन भी आया 1, तो 0.5 मीटर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर हुआ। बट यहां पर जाते ही के साथ इसकी वेलोसिटी देखो आगे की तरफ है, ध्यान समझना, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, बट फोर्स किधर की तरफ लगने लग गया? पीछे की तरफ। मींस इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर की तरफ होगा? पीछे की तरफ होगा। बट कितना होगा? जितना पहले था, क्योंकि फोर्स अभी भी क्यू ही लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड अभी भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ओके, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पर जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो ये थोड़ा सा पहले आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी कम होते होते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहां पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बट स्टिल वेलोसिटी 0 होने के बावजूद भी यहां पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स जब लग रहा होगा इस फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मान लेते हैं यहां पे जाकर के वेलोसिटी 0 हो गया और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो यहां से यहां तक जाने में इसका कितना, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा? मान लेते हैं S2। सो व्हाट इज द S2? S2 कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे वेलोसिटी पता चल गई हमें, फाइनल वेलोसिटी इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, तो फाइनल हो गया 0। इनिशियली आपका है 1, यहां पर वेलोसिटी 1 है, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, पीछे की तरफ है, सो -1। और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना हुआ? S2। सो S2 इक्वल टू अगेन 1/2, 1/2 मीटर मीन 0.5 मीटर। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग जाएगा? यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? T2, दैट इज इक्वल टू, यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? 1 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितना आया? इसका एक्सेलरेशन यहां से यहां तक कितना है? 1, पर पीछे की तरफ है तो -1, सो ये टाइम कितना लग जाएगा? 1 सेकेंड। मींस यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगेगा 1 सेकेंड। और ओके, इस जगह पर पहुंचने के बाद मींस अभी तक ये आगे ही मूव कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर यहां पे स्टार्ट किया था और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पे है, अभी तक ये आगे की तरफ ही मूव कर रहा है। बट जैसे यहां पे पहुंचा तो अब देखो वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो एक और सेकंड में अब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये जो मूव करेगा वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और एक सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बट इस डायरेक्शन में। सो दिस इज S3।
सो व्हाट इज द S3? S3 इनिशियली वेलोसिटी क्या हो गया 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 1 और 1 सेकंड यहां से यहां तक जाने में टाइम फिर कितना लगा 1 सेकंड, तो ये t इक्वल टू 3 सेकंड पे होगा। सो 1 का स्क्वायर देन अगेन 0.5 मीटर। ओके, सो इन 3 सेकंड यू कैन सी 3 सेकंड के अंदर से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले 0.5 आगे की तरफ, फिर 0.5, फिर लौटते हुए 0.5। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन और दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो पहले ये ऐसे आगे की तरफ गया, वापस इधर की तरफ आया, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने 3 इंटू 0.5 डिवाइड बाय, अगर हम टोटल टाइम कर दें मींस 1.5 डिवाइड बाय टाइम कर दें, टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, यहां से यहां पे आने में टाइम लगा 3 सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट एवरेज एवरेज स्पीड, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर रहे हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन। So the distance between final position and initial position is called displacement. तो ये जो S3 है वो 0.5 ही है, 0.5 ही है। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0.5? देखो यहां से यहां तक पूरा 1 है, यहां से यहां तक 0.5 है, तो ये 0.5 ही होगा। ये पूरा 1 है, ये यहां से यहां तक 0.5 है, तो ये 0.5 होगा। सो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ आपका 0.5 हुआ और टाइम जो लगा है वो 3 सेकंड लगा है। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा ये 3 है ना, तो 0.3 मीटर पर सेकंड। सो आंसर इज व्हाट, कोई नहीं रखा आंसर। ओ ओ ओ 6 सेकंड था, आई एम सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, ये 6 है, अरे यार ये 6 है, ये 6 है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि करना कैसे, ये 6 है। Yes, ओके sir. सो आ जाएगा आंसर, ये 6 है। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है और वो इसीलिए आ गया, यहाँ पे 6 है, ये 6 है। तो ये सिर्फ यहाँ पे जहां पर v है वहां पे 6 कर दोगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आएगा आपका एक्सेलरेशन आएगा। एंड देन परफॉर्म सेम टाइप ऑफ थिंग्स, यू गेट द आंसर। ओके Okay, sir. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैथी। मैंने ऐसे कहा था कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये एक हॉलो स्फीयर के लिए, एक सॉलिड स्फीयर के लिए एक केस पढ़ा था, हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए। तो होलो स्फीयर वाला मैंने, या फिर आपके पास, या फिर आपके होलो स्फीयर वाले में जो मैंने कहा था, तो मैंने कहा था ये कंडक्टिंग है या फिर सॉलिड कंडक्टिंग, दोनों बात सेम है। या हॉलो कंडक्टिंग कहता हूं या सॉलिड कंडक्टिंग कहता हूं या हॉलो नॉन कंडक्टिंग कहता हूं। मैंने क्या बोला, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में थोड़ा सा वैसा है, होलो कंडक्टिंग सबसे बेटर, ये नॉन कंडक्टिंग में कुछ और हो जाएगा। होलो कंडक्टिंग कहा मैंने या फिर सॉलिड कंडक्टिंग कहा, तो बात सेम हुआ, क्योंकि अंदर में चार्ज रखोगे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, और ये आपका जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बट सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तभी अंदर में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था इस Yes, पूरे sir. सॉलिड के अंदर, यानी होता था। तो अब Yes, sir. इस वाले केस में आप देखोगे, अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सिर्फ कहां पे होता था, इसके सेंटर पे होता था, बाकी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता था, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता था। वो अंदर में लीनियरली प्रोपोर्शनल होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता था बाहर में। तो सेम टू सेम सिचुएशन ये है, ये क्या बोला है, सॉलिड स्फीयर हैविंग 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 चार्ज हैविंग चार्ज हैविंग चार्ज distributed uniformly in the volume,
means what kind of conduct, this is a conductor or non-conducting? Non-conducting. Non-conducting. Non-conducting means इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहीं पे तो वैसे भी कांस्टेंट नहीं रहना है, वो चेंज करेगा पोजीशन के साथ, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना? नॉन यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ, ये ई जो है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना? नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर कहीं पे, है ना? यहाँ पर ये कहीं पे भी आप लोगे, यहाँ पर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। जैसे इसमें होता था ना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यस मींस सर। पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म होगा इस जगह पे, यहाँ पर कहीं पे हो ऐसे करके। और जीरो भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, है ना? जीरो सिर्फ सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा। तो अगर मैंने ये पोर्शन यहां से रिमूव कर दिया, यहां से पोर्शन रिमूव कर दिया, तो अब देखो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इधर तो अंदर में कहीं नहीं है, यहां से आपने हटा दिया है, यहां से हटा दिया है, ऐसे करके है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये नहीं रिमूव करते, नहीं रिमूव करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता सिर्फ सेंटर पे, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। तो अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, देखो ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो होता, बट ये है क्या? नॉन कंडक्टिंग है। सो मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा। देखो एक तरफ, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तो एक तरफ यहां पर चार्ज बहुत सारा है, यहां पे चार्ज है, इतने ही इतना ही चार्ज है। फिर इसके बाद यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इस तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, और इसके इस तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, तो नॉन जीरो होगा और साथ में क्या होगा? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा। यस, तो थर्ड, हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, ये यस, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगर ये दिस इज वॉल, और यहाँ पर एक स्फेयर है और एक और स्फेयर है, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू मान लो, इस पे भी कैपिटल क्यू मान लो, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहां से कुछ डिस्टेंस, इनिशियली कितने डिस्टेंस पे थे? डी डिस्टेंस पे थे, और ये दोनों स्फेयर जो है एक स्ट्रिंग से बांध रखा है जिसका लेंथ एल है। ओके, और पूछा क्या था कि अगर इसमें से चार्ज लीक होगा, अगर चार्ज जो है वो लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट से, चार्ज लीक विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट, व्हाट कांस्टेंट रेट, मींस जो रेट का मतलब कि चार्ज जो इसमें से निकल रहा होगा डी क्यू बाई डी टी, यानी स्मॉल टाइम टी में जो चार्ज इसमें से निकल रहा होगा डी क्यू बाई डी टी, दैट इज कांस्टेंट। तो उस टाइम पर पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी, कि जब ये इसमें से चार्ज लीक कर रहा होगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इनिशियली मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है वो Q है, इस पे भी Q है, और ये एंगल क्या है? मान लेते हैं थीटा है। तो थीटा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? इधर की तरफ T लग रहा होगा, और इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज mg, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड, Fe। और ये मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो x है, d पहले था, फिर बाद में किसी टाइम पे x हो गया, किसी टाइम पे चार्ज क्या हो गया? इसके ऊपर q हो गया, और इस पे फोर्स ये हो गया। तो अगर इसका अगर ये देखें कि इस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस टेंशन का जो कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ जो टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज टी साइन टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा
टी साइन थीटा हो जाएगा। सो टी कॉस थीटा इक्वल टू होगा आपका mg, और मान लेते हैं इस टाइम पे ये अभी स्टॉप है, सपोज दैट ये चार्ज क्यों है, अभी ये स्टॉप है, मूव नहीं करा, स्टॉप है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ई। सो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, वेयर थीटा, अगर ये एंगल तुम्हारा टेन थीटा इक्वल टू बेस सामने वाला साइड, ये वाला साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, तो ये डिस्टेंस x बाई 2 होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2 इंटू में l हो जाएगा, वेयर एफ ई इक्वल टू जो फोर्स इसके बीच में एक्ट कर रहा होगा दैट इज k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज x स्क्वायर इंटू में mg। सो यू कैन सी जो क्यू स्क्वायर है दैट इक्वल टू आ जाएगा आपका या इस तरह से करें कि एक्स स्क्वायर जो है अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन अपॉन इंटू 2 इंटू एल अपॉन में mg, क्योंकि k कांस्टेंट है, l जो है स्ट्रिंग का लेंथ भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करेगा, और इस बॉडी का मास भी चेंज नहीं कर रहा है, सो यू कैन से x क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, oh sorry, x cube directly proportional to q square, is directly proportional to q square. Okay, Yes, sir. yes, now if you और you simply say जो q ये जो x होगा, x you can say जो ये q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x की पावर 3/2k, है ना, yes, तो नाउ अगर इसको थोड़ा और सही से करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर मैं इसको q इक्वल टू सपोज कोई कांस्टेंट नाम दे दिया c, यहाँ x की पावर 3/2, तो डिफरेंशिएट कर दूं dq बाई dt इज इक्वल टू c, कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 3/2 x की पावर माइनस सॉरी कितना आ जाएगा 3/2 माइनस में 1 dx बाई dt, वे dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो x है अगर चेंज करेगा टाइम के साथ तो इसका मतलब इट हैव सम वेलोसिटी, it have some velocity, so dx by dt represent velocity, so you can say dq by dt, ये तो कांस्टेंट दे रखा है, dq by dt कांस्टेंट दे रखा है, चार्ज जो लीक हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं ये कांस्टेंट k1 है, तो k1 by c is again constant into 2/3, this is again constant, some constant is equal to x की पावर 3/2 माइनस में 1, मतलब x की पावर आ जाएगा 1/2, dx by dt क्या है, वेलोसिटी है, सो यू कैन से दिस आर कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय x की पावर 1/2, सो वेलोसिटी is directly proportional to x की पावर -1/2. Okay, means when the charge is leak, so its velocity become directly proportional to x की पावर -1/2. Correct? Yes, sir.